हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी जो सीरीज के सेशन चल रहे हैं उसमें हमारा साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक था, एक्सप्लेन कर ली थी मैंने। अब उधर हमको रूल्स पढ़ना था कि यदि हमें साइंटिफिक नोटेशन करना है किसी भी नंबर का तो हम क्यों कैसे करेंगे। देखो, साइंटिफिक नोटेशन हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास जो रिजल्ट आता है मेजरमेंट का, फिजिकल प्रॉपर्टी का, वो काफ़ी बड़ा होता है। बहुत सारे उसमें जीरो होते हैं या काफ़ी लंबी डिजिट होती है, उसके साथ उसमें डेसिमल लगा होता है और फिर हमको उसका कैलकुलेशन करना होता है। तो वहाँ पर हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं n इंटू टेन टू द पावर n, वेयर n टर्म डिजिट है एंड n इज एक्सपोनेंट। ये पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है और इसकी वैल्यू होती है 1.0 से लेकर 9.9 के बीच। और इस फॉर्म में जब हम किसी भी रिजल्ट को ले आते हैं जो काफ़ी बड़ा है या काफ़ी छोटा है, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए, तो उसी को कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। अब इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसकी बेसिस पे हम लोग ये नोटेशन को फॉरवर्ड करते हैं। तो देख लेते हैं वो रूल कौन कौन से, एग्जाम्पल से समझते हैं उसको। सपोज हमारे पास ये नंबर है 0.00016। देख सकते हो कितना बड़ा नंबर है, और जब इस तरह के नंबर को लेके हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवीजन करेंगे तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा और काफ़ी लेंदी और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी रहता है। तो इसलिए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। इस फॉर्म में लाने के लिए हमको n चाहिए, n की वैल्यू चाहिए। और n की वैल्यू क्या होती है? 1.0 से 9.9 के बीच, मतलब हम 1.6 ले सकते हैं, वो इसी रेंज में आ रही है। तो इसीलिए मैं इस डेसिमल को शिफ्ट करके यहाँ लेकर आऊंगी और इसको कन्वर्ट करूंगी 1.6 में। अब तुम देखो कि मैंने डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट किया है। कितना स्पेस, कितना प्लेस? 1 2 3 4 5 प्लेस मैंने डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट किया है। तो इसलिए अब हम लोग ये लिखेंगे और 5, ये n की वैल्यू 5 हो जाएगी। और चूंकि मैंने राइट साइड में शिफ्ट किया है, जब भी हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये निगेटिव रहेगा, तुम्हारा जो पावर रहेगा। और इस तरह से ये जो नंबर था हमारा, ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी नंबर को तुम इसी तरह से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देते हैं 1354.056। डेसिमल को हम इस प्लेस पे शिफ्ट करते हैं, 1.354056 हो जाएगा ये। या तुम इसको और सिंपल करके 1.354 लिख सकते हो इनटू, तुमने डेसिमल को कितना प्लेस शिफ्ट किया? 1 2 3 प्लेस शिफ्ट किया, इसलिए 10। और अभी तुमने इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है, तो जब भी लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे जितना प्लेस, वो उसका पावर रहेगा और वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यदि तुम राइट साइड शिफ्ट करोगे, ये वाले एग्जांपल में तुम देख सकते हो, जितना स्पेस शिफ्ट करोगे पावर में उतना नंबर लेके माइनस ले लेना। और यदि डेसिमल को तुम लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे, जितना स्पेस शिफ्ट करोगे पावर में वो नंबर लेके पॉजिटिव ले लेना। क्योंकि हमको फाइनली इस फॉर्म में लाना है जहां n की वैल्यू इनके बीच रखना है, तो उसको एडजस्ट करते हुए हम नंबर को शिफ्ट कर, डेसिमल को शिफ्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। देखो, जब भी हम किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट होता है उसमें कुछ ना कुछ नंबर होते हैं। जैसे एक रॉड है, हम उसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं, लेंथ उसकी आई 200.5 सेंटीमीटर या 200.5 मीटर। तो ये जो 200.5 सेंटीमीटर या मीटर, ये जो हम नंबर यूज कर रहे हैं, दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जनरली दीज आर फ्रॉम 0 to 9। ये जो नंबर होते हैं 0 से लेके 9 के बीच में कोई भी नंबर हो सकते हैं। और स्पेशली ये नंबर हम तब लेते हैं जब हम किसी भी मेजरमेंट के रिजल्ट को शो कर रहे हैं, मास फाइंड आउट कर रहे हैं, लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं। मीन्स किसी भी तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी का जब हम मेजरमेंट करके उसका रिजल्ट निकाल रहे हैं कि हाँ इतना आ रहा है, तो उसके लिए हमको डेफिनेटली कुछ नंबर यूज करने पड़ेंगे और वही नंबर कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर जब हम निकालते हैं तो इनमें मैनुअल एरर आ जाती है या इंस्ट्रूमेंटल एरर भी आ जाती है, क्योंकि कोई दो लोग, दो मशीन बिल्कुल एक सा कैलकुलेशन, एक सा रिजल्ट निकाल नहीं सकती। तो इसलिए जो रिजल्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा वो प्रिसाइज नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती।
तो इसलिए ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स इसलिए ये जो नंबर्स निकल के आते हैं, ये जो रिजल्ट निकल कर आते हैं, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करके एकदम डेफिनेट कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। तो जो भी रिजल्ट है, जो भी मेजरमेंट है, उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उसको काउंट करने के कुछ बेसिक से रूल होते हैं। उन बेसिक रूल को फॉलो करके हम किसी भी मेजरमेंट में, किसी भी रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से रूल है। सबसे पहला नंबर 1 का जो रूल है वो कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। हमने एक मेजरमेंट किया, उस मेजरमेंट में हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है, जीरो, सीधे सीधे नंबर्स आ रहे हैं। जैसे मान लो हमने किसी ब्लॉक का मास कैलकुलेट किया और वो आ रहा है 235 ग्राम। तो 235 ग्राम जो मास आ रहा है, इसमें एक भी जीरो नहीं है। जीरो नहीं है तो जितने भी नंबर है वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसलिए यहाँ पे टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 3। ये ना काउंट करने आता है, एक नंबर दे देता है, बोलता है फाइंड आउट टोटल सिग्निफिकेंट फिगर। तो नॉन जीरो डिजिट्स जो होती हैं, जिस भी डिजिट में जीरो नहीं है, तो वो पूरे को तुमको सिग्निफिकेंट बनाने के लिए काउंट करना है। तो इसलिए यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे 3। फिर सेकेंड रूल कहता है फर्स्ट जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। हम जब भी कोई रिजल्ट लिख रहे हैं और उसमें जीरो शुरुआत में आ रहा है, देखो इस तरह से आ रहा है जीरो और फिर नंबर आ रहा है कोई, तो वो जो फर्स्ट में नंबर के पहले जो जीरो आ रहे हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तुम उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने में यूज नहीं करोगे। तो यहाँ पर इसको भी काउंट नहीं करना, इसको भी नहीं करना, इसको भी नहीं करना, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? सिर्फ 1 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। थर्ड रूल है इसके बाद, जीरो बिटवीन टू डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यदि रिजल्ट में जीरो है लेकिन 2 डिजिट के बीच में है, 2 डिजिट के बीच में जीरो है, तो फिर वो सिग्निफिकेंट रहेगा। और इसलिए इसका जब तुम सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे यहाँ पे ये 2 जीरो 2 और 5 के बीच में, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4, और इसका भी हो जाएगा 4। जीरो राइट साइड आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। यदि इस तरह का रिजल्ट आ रहा है जिसमें जीरो है लेकिन डेसिमल के राइट साइड में है, डेसिमल के राइट साइड में है, तो उनको सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो तुम उनका कैलकुलेशन करोगे, तो यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 1 2 3। लेकिन यदि राइट साइड में जीरो है लेकिन डेसिमल नहीं है, जैसे यहाँ पे डेसिमल था और उसके बाद जीरो थे, पर यहाँ पे सीधे सीधे हैं, डेसिमल नहीं है, तो फिर वहां काउंट नहीं करना है जीरो को, वहां के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसलिए इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी रहेगी? केवल ये वाला काउंट होगा, तो 1 रहेगी। नेक्स्ट रूल है इन साइंटिफिक नोटेशन। अभी मैंने साइंटिफिक नोटेशन समझाई तुम लोगों को। जैसे मान लो ये एक नंबर लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में, तो यहां पर हमको सिग्निफिकेंट फिगर जब भी काउंट करना है तो ये एक्सपोनेंट वाले टर्म को हमको काउंट नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, और इसको करना है, और इसको जो रूल अभी समझे हो पूरा उसके ही अकॉर्डिंग करना है। तो यहां पर कितना आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर? ये नंबर भी सिग्निफिकेंट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो 1 2 3 4 आ जाएगा। तो 4 आ जाएगा, इसको काउंट नहीं करना है। किसी भी साइंटिफिक नोटेशन में पावर वाला जो टर्म रहेगा उसका कैलकुलेशन नहीं होगा। फिर लास्ट है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि मान लो नंबर जो दिया गया है वो किसी ऑब्जेक्ट का कैलकुलेशन है, मान लो तुम्हारे पास 20 बॉल हैं, 20 एग्स हैं, या 2 बनाना है, इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग बताई जा रही है और फिर तुमको उसमें सिग्निफिकेंट फिगर निकालने हैं, तो वहां पर उसके पॉसिबिलिटी इन्फिनिटिव होती है, तो इसलिए उसमें सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी हो जाएगी। इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर ना बहुत मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, 20 लिखा हुआ है और पूछेंगे 20 बॉल लिखा हुआ है, और स्टूडेंट से पूछेंगे कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो बोलेंगे 2। जब भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, कोई सा भी कितना भी दिया हो चाहे वो, हमेशा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटिव होंगे। इस बात का हमको बिल्कुल ध्यान में रखना है, और बहुत सिंपल सा है, और इसको लेते हुए हम किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर सकते हैं। So our next topic is law of chemical combination. Laws of chemical combination मीन्स जब भी कोई रिएक्शन होती है, जैसे ये रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, तो एक पैटर्न को फॉलो करते हुए होती है। अपने हिसाब से एक पैटर्न होता है हर एक रिएक्शन के लिए, उसको फॉलो करते हुए होती है। उसी कॉम्बिनेशन के लिए ये लॉस दिए गए हैं। टोटल 5 लॉज हैं जिनको हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। देखते हैं कौन कौन से लॉ हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ ऑफ
constant proportion. Next, law of multiple proportion. Fourth, Gay-Lussac law of gaseous volume. And last one is Avogadro's law. We discuss all of them one by one. So first we discuss law of conservation of mass. Put forward by Lavoisier in 1789. बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है इसका. Law of conservation of mass. Mass can neither be created nor destroyed, only transformed from one form to another form. Means जब से ये यूनिवर्स बना है तब से इस यूनिवर्स में जितना मैटर था आज भी उतना ही है. ना तो वो क्रिएट हुआ है ना ही वो डिस्ट्रॉय हुआ है. हम ना तो मैटर को क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. यदि हम ये बोलें कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज मैं ये बोलूं कि चौक को हमने बनाया है, तो ये मेरा कहना बिल्कुल गलत है. चौक को मैंने अपने से बनाया है, लेकिन उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए. विदाउट कैल्शियम कार्बोनेट चौक नहीं बन पाएगा. कैल्शियम कार्बोनेट मुझे कहाँ से मिलेगा? नेचर से मिलेगा, मीन्स यूनिवर्स से मिलेगा. तो इसलिए मेरा कहना ये बिल्कुल भी सही है कि जब से ये यूनिवर्स बना है तब से जितना मास मैटर का था आज भी वो उतना ही है. हाँ, हम मास के फॉर्म में जो मटेरियल है हमारे पास, हम उसको अपनी एक्टिविटीज से किसी किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं, लेकिन ना तो हम उसको क्रिएट कर रहे हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. इसको ना एक बहुत सिंपल से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं हम लोग. तो एक फ्लास्क ले लेते हैं ग्लास का, और कॉर्क है उसमें लगा हुआ है बढ़िया. इसके अंदर ले लेते हैं सैंड, रेत. जब इसके अंदर हम रेत लेते हैं तो वो रेत ड्राई हो बढ़िया, उसको भर लेते हैं इसके अंदर, और वाइट फास्फोरस के पीसेस, टुकड़े छोटे छोटे करके उसको भी इसके अंदर फिलअप कर देते हैं. इक्वल ले लेते हैं दोनों, और कॉर्क को अच्छे टाइट लगा देते हैं, और इसको वेट कर लेते हैं, तौल लेते हैं, देखते हैं कि कितना इसका वेट है. और वेट कर लेने के बाद अब कॉर्क को खोलते हैं, एक पीस को निकाल के फायर ऑन करते हैं, जलाते हैं, और जल्दी से अंदर छोड़ देते हैं, और जल्दी से बिल्कुल बिना देर किए इसके कॉर्क को टाइट लगा देते हैं, और देखते रहते हैं क्या हो रहा है. तो दिखता है हमको कि जितने फास्फोरस के पीसेज है धीरे धीरे वो सब जलने लगते हैं. इनफ्लेमेबल होता है फास्फोरस, तो जितने भी फास्फोरस के पीसेज है जल्दी जल्दी वो जलने लग जाते हैं, और तो थोड़ी सी फ्लेम दिखाई देती है थोड़ी देर के बाद. और सैंड भी है तो इसलिए ज़्यादा कुछ डेंजरस होता नहीं है. यहाँ पे थोड़ा सा लिया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिया हमने. थोड़ी देर के बाद हम देखते रहते हैं दूर से, तो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि पूरा टुकड़ा जल गया, और अब हमको दिखता है रेत, टुकड़ों की जगह हमको इसमें स्मोक, धुआं दिखाई देने लग जाता है, और सैंड दिखाई देती है, और हमको लगता है कि हमने तो फास्फोरस को जला दिया, तो अब वो खत्म हो गया, अब वो डिस्ट्रॉय हो गया. ठंडा होने देते हैं इसको थोड़ा सा. जब ये ठंडा हो जाता है तो इस फ्लास्क को उठाकर फिर से इसका वेट कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका वेट तो उतना ही आ रहा है जितना कि बिफोर द एक्सपेरिमेंट शुरू करने के पहले भी हमने इसको वेट किया था, तो उस समय जितना वेट आ रहा था अभी भी इसका वेट उतना ही आ रहा है. इससे क्या समझ में आया? फास्फोरस तो डिस्ट्रॉय हो गया था, फास्फोरस मैटर है, फास्फोरस को जलाकर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि वो हमको दिख नहीं रहा है अभी, लेकिन वो है फ्लास्क के अंदर. अब वो किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है, उसकी फ्यूम्स इसके अंदर भरी हुई है. हाँ, यदि हम कॉर्क नहीं लगाते तो फिर वो बाहर स्केप आउट कर जाता, और तब डेफिनेटली जो फ्लास्क था इसका मास पहले से कुछ कम हो जाता, लेकिन वो अंदर है, तो इसीलिए जो टोटल मास था पहले और बाद में वो सेम टू सेम है. तो क्या समझ में आया हमको इस एक्सपेरिमेंट से? इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये समझ में आया कि हम फास्फोरस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए हैं,
हमने सिर्फ उसके फॉर्म को चेंज कर लिया है। पहले वो सॉलिड फॉर्म में था, अब हमने उसको गैस में कन्वर्ट कर दिया। तो बिल्कुल हमारा जो लॉ है वो बिल्कुल सही है। यूनिवर्स में जितना भी मटेरियल है, जब से यूनिवर्स बना है तब से वो जितना था आज भी वो उतना ही है, कहीं कोई चीज की कमी नहीं हुई है। अरे ह्यूमन बीइंग है, अपनी एक्टिविटीज से इतना चलता है ना इंसान का दिमाग, क्या चीज को क्या कर दूं। उसने अपने दिमाग को लगा लगा कर पूरे नेचर को अनबैलेंस करके रखा हुआ है। लेकिन जो मटेरियल है वो तो जितना पहले था आज भी वो उतना ही है, उसमें कोई लॉस नहीं हुआ है। तो यहां से हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूफ हो जाता है। तो नेक्स्ट लॉ देख लेते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी बोला जाता है इसको। लुइस, फ्रेंच केमिस्ट थे ये, लुइस प्राउस्ट, इन्होंने 1799 में दिया था। लुइस प्राउस्ट भाई साहब ने इस लॉ को दिया था। बहुत सिंपल सा है ये भी, एग्जांपल से समझना तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट देखते हैं इसका। ए केमिकल कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स और प्रिपेयर्ड बाय एनी मेथड हैज द सेम केमिकल कंपोजिशन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय वेट। इसको एग्जांपल से समझो तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सपोज हम एक कंपाउंड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, वाटर। वाटर के बिना हम लोग रह नहीं सकते और सब जगह मिल जाता है, तो इसलिए वाटर ले लेते हैं कंपाउंड के फॉर्म में। कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। दोनों का हम मास देखते हैं, एटॉमिक मास देखते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 1 होता है, लेकिन वो 2 टाइम्स है तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, रेशियो कर रही हूँ मैं इसकी। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो मैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस यदि समझ में नहीं आते हैं तो इसके लिए भी मेरे शॉर्ट्स हैं, तुम वहां से इसको देख सकते हो। और नहीं आ रहे हैं फिर भी समझ में तो मुझे मैसेज करके बताना, मैं अलग से तुम लोगों को इस टॉपिक पे एक अलग लेक्चर, एक सेशन लेकर आ जाऊंगी और बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहां पर हमने इसका एटॉमिक मास लिया हुआ है 2 और ऑक्सीजन का हमने एटॉमिक मास लिया हुआ है 16। भी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो कर लेते हैं। तो इसलिए वेट रेशियो आ जाएगी 1:8। ये किसकी वेट रेशियो निकाली हमने, H2O कंपाउंड में उसके कंस्टिट्यूएंट की। लॉ कह रहा है कि एक कंपाउंड को तुम कहीं से भी उठाकर ले आओ, चाहे तुम उसको नेचुरल फॉर्म में नेचुरल सोर्स से ले लो, चाहे केमिकल मेथड से लैब में बना लो या किसी फैक्ट्री में बना लो। यदि पर्टिकुलर कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है, तो जो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं उनकी वेट रेशियो फिक्स होगी। जैसे कि वाटर मैं कहीं से भी ला सकती हूँ ना, रिवर से ले सकती हूँ, वेल से ले सकती हूँ, पॉन्ड से ले सकती हूँ, टैप वाटर ले सकती हूँ, और भी बहुत सारे अलग अलग सोर्स हो सकते हैं। रेनी वाटर ले सकती हूँ, कोई सा भी वाटर मैं ले सकती हूँ। कहीं से भी मैं वाटर को ले आऊं या लैब में इसको बना ले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइंड करके कहीं से भी मैं वाटर ले आऊं, उसका फॉर्मूला तो यही रहेगा। मीन्स उसके कंस्टिट्यूएंट तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेंगे। तो डेफिनेटली जो वेट रेशियो रहेगी उसकी वो हमेशा क्या आएगी, 1:8। मीन्स कंपाउंड को कहीं से भी ले आओ, ओरिजिन नेचुरल ओरिजिन से ले आओ या सिंथेटिक किसी केमिकल मेथड से उसको तुम बनाकर ले आओ, उसमें जो उसके कंस्टिट्यूएंट हैं उनकी वेट रेशियो हमेशा फिक्स रहेगी। वाटर कहीं का भी हो, पानी कहीं का भी हो, वेट रेशियो हमेशा शो करेगा 1:8। ऐसा नहीं कि आरओ वाटर ले आया, मिनरल वाटर ले आया तो उसका वेट रेशियो बदल जाएगा नदी में बहने वाले पानी से। जो वहां बह रहा है पानी उसका भी यही रहे, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर ही बने। हाँ, आइसोटोप के केस में थोड़ा सा अलग हो सकता है, आइसोटोप हम करेंगे डिस्कस आगे, लेकिन अभी हमको वहां तक नहीं जाना, अभी हम इधर की बात करें इसी की। तो कोई सा भी कंपाउंड हम ले लें, उसमें उसके जो कंस्टिट्यूएंट हैं उसकी वेट रेशियो हमेशा फिक्स रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए इसे फिक्स्ड प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से भी जाना जाता है। एक केमिकल कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स और प्रिपेयर्ड, कहीं से भी ले लो एक कंपाउंड को, हैज सेम केमिकल कंपोजिशन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय वेट। जो उसमें केमिकल कंपोजिशन है वेट का वो हमेशा सेम रहेगा, वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो हमेशा एक जैसा रहेगा। जैसे CO2 का भी एक मैं एग्जांपल ले लूं यहाँ पे। मान लो CO2 लैब में बना ली जाए, ये वाली CO2, और एक CO2 एटमॉस्फेरिक एयर से ले आई जाए। चाहे एयर से ले आओ CO2, चाहे लैब में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके बना लो, फॉर्मूला तो दोनों का यही रहेगा, कार्बन और दो एटम ऑक्सीजन के। तो वेट रेशियो निकाल लेते हैं इसकी। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, तो 3:8 आ जाएगी।
एयर से मिल रहा है CO2, उसमें भी वेट रेशियो यही रहेगी, और जो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके बनाया जा रहा है उसमें भी वेट रेशियो यही रहेगी, 3:8, कांस्टेंट रहेगी, फिक्स्ड रहेगी. सो दिस लॉ वाज नोन बाय लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और फिक्स्ड प्रोपोर्शन.